जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। इस टॉपिक के एंड तक डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, जिसको हिंदी में परिसीमन आयोग भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को जो है वो एंड तक सुनिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं डीलिमिटेशन कमीशन से। तो ये टॉपिक ना सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को समझने में मदद करता है गाइस, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग को समझने में भी आसान बनाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन, पहला पॉइंट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक ऐसी हाई पावर्ड बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। हाई पावर्ड बॉडी मतलब एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन कह लो या एक पावरफुल इंडिया के अंदर ऑफिस कह लो। तो ये एक हाई पावर्ड ऑफिस है, यानी कि एक ऐसा ऑफिस जिसका बहुत ज्यादा पावर है, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को रीडिफाइन करता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि किस एरिया में कितने वोटर्स रहेंगे और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का बॉर्डर क्या होगा। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, ये फोटो को ध्यान से देखो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इन एरिया से इलेक्ट होते हैं कौन लोग? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि डीलिमिटेशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्षेत्र कितना बड़ा होगा। तो ये वो बाउंड्री ड्रॉ करता है। ये पूरी जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये बनाई है डीलिमिटेशन कमीशन ने। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीलिमिटेशन कमीशन का एक्चुअल काम क्या है। तो दो चीज ध्यान में रखना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को डिफाइन करता है, बताता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कितना होगा और कितने वोटर्स रहेंगे किस एरिया में। ये पूरी चीज डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन। बात समझ में आ गई? तो ये कमीशन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया जाता है और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन प्रोसेस को फेयर और एक्यूरेट बनाना, कि रिप्रेजेंटेशन सभी का इस प्रकार से हो कि पूरा इंडिया इसमें कवर्ड हो, पूरे इंडिया के लोग कवर्ड हो सके, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। जैसे कि एक और चीज, पक्षपात में क्या चीज आपको समझनी है, तो देखो यहां पर आप गौर फरमाओ। ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो कितनी बड़ी है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो कितनी बड़ी है। ये देखो कितनी बड़ी हम लोग को जो है वो नजर आ रही है, राइट, ये क्षेत्र। और यहीं पर ही दिल्ली वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो आप देखो कि इतना छोटा है कि आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा। इतनी छोटी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के आधार पर तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यहां पर देखो आप, गुजरात राजस्थान वाले एरिया में कम लोग रहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है वो कम लोग रहते हैं, तो इसलिए वो एरिया बड़ा है, राइट। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर सीट्स जो है वो तैयार की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, जो डीलिमिटेशन कमीशन बोलता है, बनाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सोचो आप, इतने बड़े एरिया में, मान लेता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली में इतने से एरिया में 100 लोग रह रहे हैं। तो यहां पर कौन, किन लोगों की बात हो रही है? लोगों की, पॉपुलेशन की। तो ये जो एरिया बनता है ना, ये पॉपुलेशन के आधार पर बनता है कि कितने बड़े एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि इतने पॉपुलेशन को, इतने लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग राज्यों में जो पार्लियामेंट की सीट होती है, लोकसभा की जो सीट होती है, राज्यसभा की जो सीट होती है, वो अलग अलग होती है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टेट की लोकसभा की सीट्स कितनी है टोटल? कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। अच्छा, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ड्रॉ करता है। तो याद रखना, डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया की, यानी कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट की भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी भी अलग, एमएलए के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिफाइन करता है। तो एमपी और एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनती है ना, वो तैयार की जाती है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। उसके अलावा और कोई दूसरा कमीशन नहीं है जो ये काम करता हो। और बहुत पावरफुल बॉडी है, और इतनी पावरफुल बॉडी है कि इसके ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में ध्यान में रखेंगे। चीजें समझ में आ रही है आपको? तो ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि इसका काम क्या है। ये बाउंड्रीज बनाता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया जो है वो डिफाइन करता है लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की।
और इसको कौन बनाते हैं? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ, जिससे कि इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फेयर हो सके। तो ये सब क्या कैसे होता है? तो इसके पीछे है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 तो इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। अब प्रोसेस समझते हैं हम लोग। हमारा अनुच्छेद 82 जो है, 82 जो है आर्टिकल, ये कहता है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है जो डीलिमिटेशन प्रोसेस को डिफाइन करे। मतलब डीलिमिटेशन प्रोसेस की प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी कि किस प्रोसेस में ये पूरी चीज चलेगी, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास शक्ति है कानून बनाने की, आर्टिकल 82 के तहत। और आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट असेंबली भी सिमिलर प्रोसेस जो है वो फॉलो करे। सिमिलर प्रोसेस यानी कि सिमिलर प्रोविजन जो है वो इसके लिए भी है, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी है। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो, मतलब एक ही कमीशन बनेगा जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए काम करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का। तो ये तो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स देख लिए जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं डीलिमिटेशन प्रोसेस के बारे में प्रॉपर तरीके से। तो ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले चेक कर लो कि आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लो। और चैनल को वो सभी लोग सब्सक्राइब करें जो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जो अपने एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना चाहते हैं। इस प्रकार के हम बेहतरीन टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं विथ नोट्स। देखो कितने अच्छी तरीके से हमने नोट्स बना के, नोट्स तैयार करके बिल्कुल पॉइंट वाइज आपके लिए चीजें रखी हैं। तो ऐसी अगर आप चाहते हैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग, तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आइए तो प्रोसेस को समझते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डीलिमिटेशन का बेस होता है सेंसस। क्या होता है सेंसस? जो हमें बताता है कि पॉपुलेशन कितनी है कंट्री के अंदर, किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। तो इसी डेटा को, इसी आंकड़ों को जो है वो देख कर पूरी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज शुरू होती है। तो सबसे पहली प्रोसेस में सेंसस को बेस जो है वो माना जाता है। राइट? तो ये फैक्ट सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। हर 10 साल में सेंसस होता है। अच्छा, कोई मेरे बता सकता है कि अभी जो सेंसस फॉर एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं 2011 का, उसके बाद सेंसस आना चाहिए 2021 में, बट 2021 का सेंसस रिलीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे वजह क्या थी, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। तो हर 10 साल में सेंसस जो है वो रिलीज होता है। उससे लेटेस्ट पॉपुलेशन फिगर को बेस बना के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री बनाई जाती है। तो ये मेनली पॉपुलेशन जो भी चेंज होती है हर 10 सालों में, उसको देखकर जो है वो सेंसस, मतलब डीलिमिटेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। तो सबसे पहली प्रोसेस में हम लोग देखते हैं किसको? सेंसस को। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। अब एक फैक्ट और याद रखो जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि टोटल सीट्स हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो जो टोटल सीट्स है ना, उन्हें 1971 सेंसस के बेसिस पर फ्रीज कर दिया गया है। तो अभी के लिए हमारे पास जो सीट्स हैं वो 1971 की सेंसस से फिक्स्ड है, और ये 2026 तक फ्रीज रहेंगी। तो दूसरा पॉइंट, पहला तो हम भाई सेंसस के थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन ने तैयार कर दी पूरी चीजें, जैसे कि आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ना, ये किस पॉपुलेशन के आधार पर है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के आधार पर ये आज की रेट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि 2026 तक फ्रीज रहेंगी टोटल सीट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, 1971 के सेंसस पर बेस्ड है, और 2026 तक फ्रीज रहेंगी। 2026 के बाद जो अगला सेंसस आएगा उस आधार पर डीलिमिटेशन कमीशन फिर से रीड्रॉ करेगा बाउंड्रीज स्टेट्स के लिए और लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए। बात समझे आप? और फ्रीज जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पे डायरेक्ट आ सकती है। नेक्स्ट, अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है रिजर्व्ड सीट्स का। आपको पता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। ये सीट्स उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड जो है वो की जाती हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो SC ST
के लिए रिजर्वेशन को भी कंसिडर करता है। और क्या बस पॉपुलेशन ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये कमीशन ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखता है। मतलब ये सब फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि किस एरिया को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखा जाए। पता है आपको? मतलब सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाए ओनली पॉपुलेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, तो यहां पर अब आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कमीशन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखता है कि वहां पे ज्योग्राफी कैसी है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री कैसी है, राइट, उस आधार पर बनाया था। क्योंकि ये अपने हिसाब से अगर स्केच कर देंगे बाउंड्री, राइट, और वहां पर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे इन्होंने एक बाउंड्री बना दी, उसके बीच से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है वो हो रहा हो, तो कितनी डिफिकल्टी आएंगी मैनेज करने में। फॉर एग्जांपल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई एक एमपी जो है वो चुनता है, तो उसको ऑब्वियस ही बात है कि उसको दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, जो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो ये कमीशन ऐसे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ना हो, तो वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट। और उसके बाद फिर ये बाउंड्री रीड्रॉ की जाती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब जो भी काम हो जाता है, यानी कि ये पूरी प्रोसेस इन्होंने हो गई, इन्होंने बना दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर जनता हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमीशन अपने ड्राफ्ट प्रपोजल पब्लिश करता है पब्लिक के सामने, और पब्लिक जो है सजेशंस देती है, और किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति भी लगाती है। तो ये एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। मतलब पब्लिक से बातचीत करने के बाद पूरी चीज फाइनल होती है, फिर लास्ट में आता है फाइनल ऑर्डर। कमीशन अपना फाइनल ऑर्डर पब्लिश करता है, जो कि कानून की तरह होता है और किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझे आप? तो ये पूरी प्रोसेस होती है, इस तरीके से डीलिमिटेशन तैयार होता है। बट टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस। यहां पर मैं पूरे टॉपिक को A to Z कवर अप करता हूं, जिससे कि आपकी कोई चीज ना छूटे। तो अब थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे हम। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल की, कमलाक्ष झा ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उसकी अगर आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज मिल जाएगी अभी, राइट। और अब आप चेक करेंगे तो आपको शायद बाद में, अगर लेटर ऑन अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो शायद आपको और भी काफी सारी सीरीज वहां पर मिल जाए, राइट। तो आप वो सीरीज जो है वो जरूर देखिएगा। और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूँ आपका एजुकेटर। पिछले 10 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो करवा रहा हूँ। काफी सारा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मेरी बातों को फॉलो किया है। तो आप भी अगर बातों को फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के बारे में समझना। क्योंकि ये प्रोसेस कब से चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार 1952 में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बना। फिर उसके बाद 1963, फिर 1973, फिर फाइनली 2002 पे हम लोग को देखने को मिला। तो एक, दो, तीन, चार, चार बार हम लोग को जो है वो देखने को मिला है कि डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई है। ठीक है, मतलब कि इसको अमेंड जो है वो किया गया है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी रेडी। और 2002 वाला कमीशन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने 2001 सेंसस के बेसिस पर बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया था। लेकिन कुछ राज्य, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से एक्सक्लूड कर दिया। तो देखो 2002 वाला जो कमीशन, जो लेटेस्ट कमीशन जो बनाया गया था, डीलिमिटेशन कमीशन, 2001 के सेंसस पर आधारित था। बट उसने बाउंड्रीज जो है वो रीड्रॉ करी थी सभी राज्यों की, सिवाय आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर। सिक्योरिटी की चिंताओं के चलते उसको नहीं किया गया। तो याद रखना, अभी तक ये हम लोग को 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन देखने को जो है वो मिला है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो 2001 के सेंसस पर जो हमें देखने को मिली थी, ये वाली, वो अब कंप्लीट जो है वो हो गई है। और नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो 2021 के सेंसस के ऊपर बेस्ड होगी। और अब ऑब्वियस ही बात है कि पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ, जैसे ही इसका फ्रीज ओपन होगा ना 2026 में, तो उस समय के लिए शायद इस पे बनाया जा सकता है। बट काफी सारी रिपोर्ट ये बोल रही है कि इसके बाद जो 2031 में सेंसस बनेगा, उसके आधार पर फिर डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होगी।
एनीवेज वो तो आने वाला समय आपको बताएगा, बट बाकी आपको आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए था। प्लस ये आर्टिकल्स ध्यान में रखना, और डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, होपफुली जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतनी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। तो लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक का बटन किए बगैर मत हिट किए बगैर मत जाइएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।